झुलसते रेगिस्तान और सनसनाती हुई चल रही गर्म हवाओं के बीच लेखा को पानी की वो लहरें साफ सुनाई दे रही थी। पर जितना लेखा उन लहरों की आवाजों को ढूंढने की कोशिश करती, वो उतनी ही दूर होती जाती। हर दिशा में देखने के बाद भी नदी तो दूर, पानी एक बूंद भी मोहनजोदाड़ो के इस प्राचीन गुफाओं में नजर नहीं आ रही थी। लेखा की परेशानी को देखते हुए सरिता ने कहा, बेटी, मुझे लगता है ये तेरे दिमाग का वहम है। यहाँ कोई नदी नहीं। शायद इतने सालों में इस प्राचीन शहर के साथ वो नदी भी लुप्त हो गई है। पर तभी कुलका ने कहा, मैंने अभी अभी कोई आवाज सुनी है। कुलका एक शातिर योद्धा था। अगर उसे किसी की आहट सुनाई दी तो वो कोई वहम नहीं हो सकता था। लेखा और सरिता भी सजग हो गए और तभी लेखा की नजर एक टूटी दीवार पर पड़ी जिसके पीछे से कोई झांक कर देख रहा था। लेखा ने आगे बढ़ते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां? पर किसी ने जवाब नहीं दिया और तभी लेखा को अपने पीछे से भी चहलकदमी की आवाज आई। पलट कर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। कुलका ने अपना भाला निकाल लिया था। उसे आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो गया था। हर तरफ से आ रही आहटों से लेखा ने अपना आपा खो दिया और चीखते हुए कहा, जो भी है सामने आओ, वरना मैं। इससे पहले लेखा और कुछ कह पाती, देखते ही देखते हर तरफ से 6-7 लोगों ने उन्हें घेर लिया था। ये वही गांव वाले थे जिन्हें मास्टर ने बहकाया था। लेखा ने उन लोगों से पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उनमें से एक गांव वाले ने कहा, हमें हमारे बच्चे चाहिए। बच्चे? ये सुनकर लेखा हैरान थी। उसने कहा, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है। तभी दूसरे गांव वाले ने लेखा के गले में टंगे उस चांद के टुकड़े को देखते हुए कहा, वो देखो, वही पत्थर जिससे इस चुड़ैल ने हमारे बच्चों को चूहा बनाया था। ये कहते हुए गांव वाले लेखा और सरिता के और पास आने लगे। लेखा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है। पर गांव वाले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ गांव वाले भागते हुए लेखा की तरफ बढ़े तो कुछ ने कुलका को घेर लिया। लेखा के पास शक्तियां थी जिससे वो इन गांव वालों को एक पल में सबक सिखा सकती थी, पर सरिता ने लेखा को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। तभी कुछ गांव वालों ने सरिता को दबोच लिया और कहा, हमें हमारे बच्चे चाहिए, वरना इस औरत को। सरिता को मुसीबत में देख लेखा खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी आंख बंद करके अपने हाथों को गांव वालों की तरफ इस तरह घुमाया कि हवा के बहाव में सारे गांव वाले दूर जाकर गिर पड़े थे। ये देखकर गांव वाले और भी चौंक गए थे। लेखा उनकी तरफ आगे बढ़ी और कहा, मुझे मजबूर मत करो। लेखा का ये रूप देखकर गांव वाले भी सहम गए थे। वो चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। लेखा ने उनसे पीछा तो छुड़ा लिया था, पर सरिता इस बात से खुश नहीं थी कि लेखा ने आम लोगों पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। सरिता ने कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लेखा। लेखा ने कहा, माँ, वो लोग आपकी जान ले सकते थे। सरिता ने भी चिल्लाते हुए कहा, तो लेने देती जान। जिस पत्थर को नष्ट करने में तेरे पति की जान चली गई, उस मकसद को पूरा करने के लिए अगर मैं मर भी जाती तो मुझे कोई गम नहीं होता। लेखा, तो भूल मत, हमें किसी भी कीमत पर इस पत्थर को नष्ट करना ही होगा। लेखा को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। उसे जो सही लगा उसने वही किया। खुद का बचाव करते हुए लेखा ने कहा, मां, वो लोग डर कर भाग गए, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। पर सरिता जानती थी अगर नदी को जल्द से जल्द नहीं ढूंढा गया तो मुसीबत और बढ़ सकती है। सरिता ने कहा, हमें जल्द ही उस नदी को ढूंढना पड़ेगा। वक्त कम है हमारे पास, न जाने और कौन इस पत्थर को हासिल करने के लिए यहां आ जाए। सरिता का डर सही था, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों में तेजी से उड़ता हुआ जेट विमान उन्हीं की तरफ आ रहा था। जिसे उड़ा रही माया शालिनी का सच जानने को उत्सुक थी। माया ने शालिनी से पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम दुनिया को बचाना चाहती हो? ये काला जादू
क्या सच में होता है? शालिनी ने कहा, जो तुमने अपने ऑफिस में देखा उसके बाद भी तुम्हें कोई शक है? शालिनी की यह बात सुनकर माया के चेहरे की शिकन दूर हो गई थी। शालिनी के चेहरे पर वो खून के धब्बे अभी भी थे। उसके कपड़ों पर गोली के निशान से बने छेद साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उन सबसे विचित्र शालिनी की गर्दन पर वो चाकू का निशान। कोई आम इंसान होता तो कब का मर चुका होता। ये सब अपनी आंखों से देखकर माया के पास शालिनी की बातें ना मानने का कोई कारण नहीं था। माया ने गहरी आवाज में पूछा, तो कौन है वो जो इस दुनिया को खत्म करना चाहता है और क्यों? शालिनी ने कहा, है एक अनोखा सा आदमी, उसे कब्जा करना है इस दुनिया पर। माया सर हिलाते हुए कहती है, हर कहानी ऐसे ही शुरू होती है। कोई होता है जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड होता है और इस घमंड में चूर वो दुनिया को सबक सिखाने के लिए उस पर कब्जा करना चाहता है। माया ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ वो आदमी कौन है? शालिनी के दिमाग में मास्टर का चेहरा घूम रहा था। मास्टर की हंसी उसके कानों में चुभ रही थी, पर शालिनी ने माया से कहा, तुम उसे ना जानो तो ही अच्छा है। जो उसे जान जाता है वो अपनी जान से जाता है। अपनी जान पर खेलकर इस चांद के टुकड़े को नष्ट करने के लिए लेखा भी तैयार थी। अपने मन की एकाग्रता से लेखा फिर से उस पानी की लहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो लुप्त नदी यहीं कहीं थी, पर न जाने लेखा को दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। तभी लेखा को वो लहरें अब और पास से सुनाई देने लगी। लेखा उन आवाजों के नजदीक पहुंचने ही वाली थी, तभी सरिता के चिल्लाने की आवाज ने लेखा का ध्यान खींच लिया। लेखा ने सरिता से पूछा, क्या हुआ मां? सरिता ने अपने हाथ से दूर इशारा किया। लेखा ने देखा कि ढलते सूरज की रोशनी में दूर रेगिस्तान के टीले पर एक शख्स खड़ा था। इतनी दूर से सिर्फ उसकी काली परछाई दिखाई दे रही थी और तभी वो शख्स रेगिस्तान की ऊंचाई से गिरता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। सरिता ने लेखा से कहा, जो कुछ भी हो जाए इस बार तू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। कुलका अपनी रानी की रक्षा के लिए सामने आ खड़ा हुआ। वो उस शख्स के नजदीक आने पर हमला करने ही वाला था कि लेखा ने कुलका को रोक दिया, क्योंकि वो शख्स कोई गांव वाला या मास्टर नहीं बल्कि आयशा थी। लेखा आयशा को यहां देखकर हैरान थी। उसने पूछा, तुम यहां क्या करने आई हो आयशा? आयशा ने हाँफते हुए कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। लेखा ने तंज कसते हुए कहा, वैसी ही मदद जो तुमने अपने दोस्त की थी, हमारे राजा को मारने के लिए। लेखा के उकसाने के बाद भी आयशा ने अपना आपा नहीं खोया। उसे मास्टर की बात अच्छी तरह याद थी कि मकसद को पाने के लिए दिमाग का चलाना जरूरी है। आयशा ने कहा, यह पत्थर राहुल के लिए भी उतना ही जरूरी था। मेरी बात मानो, मैं पास ही के गांव में थी जहां मैंने गांव वालों को तुम लोगों पर हमला करने की रणनीति बनाते हुए सुना था। इसलिए तो मैं भागते हुए यहां आई हूं। वो लोग मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए अगर ये पत्थर मेरे पास होगा तो सुरक्षित रहेगा। आयशा की बात पर ना तो लेखा को यकीन था और ना ही सरिता को। सरिता ने लेखा की तरफ देखते हुए कहा, इस पत्थर को नष्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है लेखा। इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। आयशा के बार बार मनाने पर भी लेखा मान नहीं रही थी और तभी दूर से शोर सुनाई देने लगा। चंद्रवंशियों और आयशा ने पलट कर देखा तो उस बंजर जमीन के क्षितिज पर हजारों लोग हाथों में शस्त्र लिए उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। इतने लोगों को एक साथ देखकर लेखा भी दंग रह गई थी। लेखा ने चौंकते हुए कहा, मां, इतने लोगों को तो मैं अपनी शक्ति से भी नहीं रोक पाऊंगी। आयशा ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, अभी भी मौका है, वो पत्थर मुझे दे दो। मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहती हो। राहुल के मकसद को पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। लेखा का मन विचलित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आयशा की बातों पर यकीन करे या ना करे। लेखा ने उस पत्थर को छुआ और तभी एक कुल्हाड़ी आकर सीधे लेखा के सर पर लगी, जिसके प्रहार से लेखा जमीन पर गिर पड़ी। हजारों गांव वाले चीखते चिल्लाते उसके पास आ पहुंचे थे और उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए सब चिल्ला रहे थे, इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। आयशा ने लेखा को कहा,
अभी भी वक्त है, मुझे ये पत्थर दे दो। जमीन पर गिरी लेखा का मन कहीं और था। उसे उन लहरों की आवाज अब और जोर से सुनाई देने लगी थी। कुछ सोचते हुए लेखा ने अपना कान जमीन पर लगाया तो वो चौंक गई। लेखा ने सरिता से चिल्लाते हुए कहा, मां, मैं सही थी, नदी यही है, इसी जमीन के नीचे। ये सुनकर आयशा ने हैरानी से कहा, बिल्कुल सरस्वती नदी की तरह। कुलका अपने भाले को उठाकर कहता है, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूं, आप लोग जल्दी नदी तक पहुंचो। सरिता ने कहा, मुझे घेर कर खड़े हो जाओ। ये सुनकर लेखा, आयशा और कुलका सरिता को चारों दिशाओं से घेर कर खड़े हो गए। सरिता अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगी, जिसे देखकर गांव वाले और भी गुस्से में आ गए थे। गांव वालों ने कहा, ये चुड़ैल फिर जादू टोना कर रही है, इन्हें रोको। आयशा ने कहा, तुम्हारी मां को इसी वक्त भगवान को याद करना था। लेखा ने कहा, मां चंद्रवंशियों के मंत्र का जाप कर रही है। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे धरती और पाताल लोक का रास्ता खुल जाता है। अपनी ओर बढ़ते हुए गांव वालों को देख अब आयशा के भी पसीने छूट गए थे। उन गांव वालों की आंखों में बदले की ज्वाला जल रही थी और तभी सरिता के मंत्रों से जमीन पर दरार बनने लगी। पर लेखा को इस बात का डर था कि नीचे जाने से पहले अगर वो गांव वालों के हाथ लग गए तो उनका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। इस अफरा तफरी में किसी की भी नजर आसमान में उड़ रहे पंछी की तरह दिखने वाले विमान पर नहीं गई। वो विमान जिसमें बैठी माया अभी भी शालिनी का मकसद नहीं समझ पाई थी। माया ने पूछा, पर तुम अपनी जान पर खेलकर इस दुनिया को बचाना क्यों चाहती हो? आखिर इन सब में तुम्हारा क्या मकसद है शालिनी? इस बात का जवाब शालिनी दे पाती उससे पहले ही उसकी नजर जमीन पर लगी हजारों की भीड़ पर पड़ी और उस भीड़ में लेखा के गले में चमकता हुआ चांद का टुकड़ा आसमान की ऊंचाइयों से भी साफ दिखाई दे रहा था। माया के सवाल का जवाब दिए बिना शालिनी विमान के दरवाजे तक भाग गई। माया ने चौंकते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? शालिनी ने कहा, नीचे जा रही हूं। माया ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो? उड़ते विमान में दरवाजे नहीं खुलते। पर शालिनी ने हंसते हुए कहा, दरवाजा खोलने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। और एक पल में ही शालिनी ने अपनी शक्ति से उस दरवाजे को खोला और जमीन की तरफ छलांग लगा दी। माया ये मंजर देखकर और भी हैरान हो गई थी। उसे लगा ये औरत बिल्कुल पागल है, बच नहीं पाएगी। पर माया की सोच के विपरीत शालिनी जमीन पर सही सलामत उतर गई थी। शालिनी से कुछ ही दूरी पर वो गांव वाले और चंद्रवंशी थे। शालिनी अपनी पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागी। भागते हुए गांव वाले भी चंद्रवंशियों के पास पहुंच गए थे और तभी सरिता के मंत्र की शक्तियों से जमीन पीत से फट गई थी। लेखा ने झांकते हुए देखा तो सदियों से बंजर सूखी जमीन के भीतर उसे पानी का स्रोत दिखाई दिया। आयशा उस पत्थर को पाने के लिए इतनी बेताब थी कि उसने लेखा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे ये पत्थर दे दो लेखा। पर तभी सरिता ने आयशा को धक्का दिया जिससे वो उग्र गांव वालों की तरफ गिर गई। 3-4 गांव वालों ने आयशा को जकड़ लिया। किसी ने उसके बाल पकड़े तो किसी ने उसकी कमर दबोच ली। सरिता ने जमीन पर बनी दरार में कूदते हुए लेखा और कुलका को भी जल्दी छलांग लगाने के लिए कहा। सरिता के बाद कुलका भी उस दरार में कूद चुका था। लेखा अपने सामने बेबस आयशा को देख रही थी। आयशा लेखा से खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। तभी एक गांव वाले ने आयशा की तरफ दराती उठाई। लेखा ने कहा, मुझे माफ करना आयशा। ये कहते हुए लेखा ने भी दरार में छलांग लगा दी थी। आयशा के पास अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुस्से में लाल वो गांव वाला आयशा की गर्दन पर दराती चलाने ही वाला था कि तभी उस दरार से एक हाथ ने आकर आयशा के पांव पकड़ लिए। ये लेखा थी जो आयशा को खींचते हुए उस दरार में समा गई। उनके अंदर जाते ही जमीन की दरार तुरंत भर गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए और उनकी चीखें उस प्राचीन शहर की गलियों में गूंजने लगी।